हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट लेक्चर 2। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। इन अ गिवन क्यूबिक सिस्टम, ए एटम ए एट द कॉर्नर एंड द एटम बी एट द फेस। जो बी है वो फेस पे है, बी एटम, और ए एटम जो है वो कॉर्नर पे है। इफ द वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो देखो, बोला है उसने कि जो सेंटर वाले एटम्स ये वाले, इनको नाम दिया उसने ए, सेंटर वाले एटम्स को। ठीक है, इनका नाम क्या है? ए। बहुत सही। ठीक है, जो फिर फेस पे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फेस पे। ठीक है, इफ़ द वन एटम मिसिंग फ्रॉम द फेस में से एक एटम मिसिंग है, मतलब यहाँ पे फेस में कितने हैं? 5 एटम। अब तो यूनिट सेल का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? टोटल इनटू कि टोटल उसमें कितने एटम है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। टोटल इनटू टोटल एटम इनटू टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले एटम ए की बात करते हैं। एटम तो इस पे क्या है? इसमें है टोटल कितने एटम है? 8। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 1। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल इतना ही है। ठीक है, इसके बाद बी अगर एटम की बात करी जाए तो एटम बी जो है उसमें 5 एटम है और कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है? हाफ का। एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाफ। एक एटम मिसिंग है ना। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5/2। ठीक है, तो फॉर्मूला है ए बी। ठीक है, ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1। बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5/2। ठीक है, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को इंटू 2 कर दूं तो कितना होगा? A2 B5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे, है ना। तो A2 B5 जो है ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद जो यूनिट सेल है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो स्फीयर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो अपनी पूरी एक साइड को पूरा कवर करके रखते हैं। ऐसे ही ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इतना परफेक्ट तो नहीं बना पाया मैं। ठीक है, लेकिन चार नहीं 8 अगर तुम्हारे पास मार्बल्स हो, मतलब कंचे। ठीक है, 8 ऐसे कंचे रखना और जो शेप आएगी क्यूब बन के आएगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे टोटल? देखो, टोटल एटम्स एक क्यूब में 8 हैं, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, 8 एटम है। ठीक है, और एक एटम पूरे क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना 1/8 का। ठीक है, 1/8 प्लस 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। तो यहाँ से कितना आएगा? एक एटम है ना, पूरे स्फीयर में, पूरे सिंपल क्यूब में एक एटम है। ठीक है, अगर उनका कंट्रीब्यूशन और टोटल इनटू किया जाए तो एक एटम है ना। अब बात आती है उनकी एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस देखो, यहाँ पे देखो, मैंने पहले बताया कि आपस में मिले हुए होते हैं ना, क्लोज्ड बैग स्ट्रक्चर होती हैं ये, तभी तो एक सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है, जब एटम्स पास होंगे। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ मैं इसको छोटा, अरे फिर से बड़ा। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि
ऐसा, सारे एटम्स आपस में मिले हुए हों ऐसे, ठीक है। और एक ये पीछे वाला इससे मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे सारे के सारे एटम्स आपस में बंधे हुए हों, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये वाला एक स्फेयर है, ठीक है, और ये स्फेयर की इसकी रेडियस, ठीक है, और ये इस वाले स्फेयर की रेडियस, ठीक है। और दोनों, क्योंकि दोनों स्फेयर सेम है, एटम्स हैं दोनों के दोनों, तो इन दोनों की रेडियस जो होगी वो सेम सेम होगी। और जो क्यूब की जो ये साइड है, ये वाली कोई भी एक साइड, वो होती है ए, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जो ए है वो कितने के बराबर है, 2r के, है ना। दो रेडियस, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, रेडियस जो है वो है a/2, है ना, मतलब जो क्यूब है वो उसका हाफ, क्यूब के साइड का हाफ जो है उसका वो है रेडियस, ठीक है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि वो नंबर ऑफ एटम जो एक एटम के पास वाले हों, ठीक है, बहुत पास वाले। जैसे मैं इस एटम के बारे में बात करता हूँ, तो इस एटम के पास वाले जो एटम होंगे वो इस क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक ये, दो, ठीक है, तीसरा ये, ठीक है, और फिर डायमेंशनली चौथा ये, पांचवा, और डायमेंशनली छठा, है ना। ऐसे 6 होते हैं इसमें। तो CN नंबर होता है इसका 6। अब इसकी बात की जाती है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, ये जो स्फेयर्स हैं वो कितने अच्छे से पैक्ड हैं, ठीक है, कितने अच्छे से बंधा हुआ है। Z इंटू नंबर ऑफ स्फेयर्स, है ना, डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये होता है पैकिंग इसका, ठीक है। एक मिनट, नंबर ऑफ स्फेयर्स होगा या क्या होगा, नंबर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, और ये है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। स्फेयर वही एटम है, ठीक है, और जेड जो है कि कितने नंबर ऑफ एटम है ना। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितने नंबर हैं, कितने स्फेयर्स हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, क्यूब का, एक क्यूब, है ना, क्यूब का वॉल्यूम, एक क्यूब। तो यहाँ से जब तुम वैल्यू रखोगे, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो आर क्यूब में रखोगे आर की वैल्यू, ठीक है, तो a/2 का होल क्यूब, और यहाँ से ये सॉल्व होकर आएगा, पूरा ए क्यूब ऊपर आएगा और ए क्यूब ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 4 मतलब 2/3, कट पटा के जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/6, है ना। और अगर परसेंट में बात की जाए तो ये 52% क्लोज पैक होता है, ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड, ठीक है, 52%। इसके बाद करते हैं BCC के बारे में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें साइड में तो होते ही हैं, ठीक है, साइड में तो एटम्स होंगे ही होंगे, लेकिन एक बॉडी बीच में भी होगा, ठीक है, एक एटम बीच में भी होगा। एक बॉडी के सही सेंटर में होगा, ठीक है, पूरे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा एटम होगा, ठीक है। इसको डायगोनली हम देख सकते हैं। डायगोनली कैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए अगर मैं एक डायगोनल बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एटम्स होंगे, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है, एक यहाँ पे होगा और एक ये बीच वाला, ठीक है, ये है ना, और तीनों के तीनों एटम क्लोजली पैक होंगे, ठीक है, बहुत क्लोजली। तो इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ एटम देखो, एक तो बॉडी वाला, ठीक है, ये वाला एटम होगा इसमें, और बाकी 8 वो होंगे, ठीक है, कॉर्नर वाले, ठीक है। और हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स कि कितने एटम हैं उसमें और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, ठीक है।
एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी क्यूब में, तो उससे हम नंबर ऑफ़ एटम निकाल सकते हैं पूरी क्यूब में। ये तो एक एटम है, ठीक है, बॉडी वाला, और ये कंट्रीब्यूट भी अपना 1 ही करेगा। एक एटम है, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा ये तो बॉडी वाला, और जो वो है कॉर्नर वाले वो 8 एटम्स है और 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 2 पूरे क्यूब, पूरे उसमें, है ना, एक यूनिट सेल में, बॉडी वाले में, ठीक। इसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डायगनली वाले को लेंगे, ठीक है, और अगर इसका तुम वो निकालोगे, इसे कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 4r = √3/a। या मैं बोलूँ कि जो इसकी रेडियस होगी एक स्फेयर की, वो कितने के बराबर होगी, रेडियस जो होगी √3/4 × a के, है ना। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कि वो उसके आसपास कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, इसके आसपास कितने एटम्स है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 6 7 डायगनली कनेक्टेड है 7, और 8 में वो भी डायगनली कनेक्टेड, 8 एटम्स, ठीक है। तो जो वो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 8। इसके बाद पैकिंग फ्रिक्शन की बात की जाए तो पैकिंग फ्रिक्शन है इसका Z × 4/3 πr³/a³, ठीक है। तो फिर इसमें वैल्यू डालते हैं, इसमें Z × 4/3 पाई × r की वैल्यू कितनी है, √3/4 × a³ / a³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगी इसकी वैल्यू, Z × 4/3 × देखो √3 की जो क्यूब होगी वो होगी 3√3/4 का हो जाएगा 4 16 64, ठीक है, 64 × a³ / a³। a³ से a³ कैंसिल है ना, और पाई इसमें है ही है, ठीक है। ये हो गया 16 √3π/16, ठीक है, और इंटू जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो जेड की वैल्यू 2 डालो, √3π/8, ठीक है। और इसका जो पैकिंग फ्रिक्शन होता है, पैकिंग फ्रिक्शन मतलब ये, इसको पाई की भी वैल्यू डालो 3.14, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आएगा ये 68% पैक रहता है, ठीक है, क्लोज्डली पैक 68%, ठीक है। पूरे क्यूब में कितना इसने अपने आप को घेरा हुआ है या बांधा हुआ है, ठीक है। इसको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका देखो पिछले उसमें छोड़ दिया था मैंने से ये शायद, ठीक है, डेंसिटी वाला, डेंसिटी जो है हर क्यूब के लिए फॉर्मूला सेम है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है डेंसिटी = Z × m, यानी मास ऑफ द स्फीयर यानी एटम, डिवाइडेड बाय a³ × Na, ठीक है। इसके बाद है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस में क्या है कि साइड में भी एटम्स हैं, ठीक है, और हर फेस पे भी एटम है ना, पीछे वाला फेस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखो फेस पे 6 और एक कंट्रीब्यूट करेगा हाफ, एक साइड उसकी हाफ ही तो होगी। अगर ये एक फेस है, इसके पीछे वाला इसका दूसरा फेस है ये वाला, तो ये अपना हाफ ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है जब मैंने इस पे लिखा है तो, है ना, इसके हाफ पे लिखा है, और पेज की पूरा एक फेस है ना, ठीक है। तो ये करेगा 3 एटम तो यहाँ से आएंगे, ठीक है, 6 × हाफ 3, और ये है 1 + 3 = 4 एटम्स, ठीक है, टोटल एटम 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कि अपने कितने नेबर्स के साथ ये कनेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला। तो कुछ तो फेस वाले भी होंगे इसके पास में, और कुछ डायगोनली कनेक्ट होंगे और कुछ इसके साइड वाइज जो कनेक्ट होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे जो इससे कनेक्ट हो रहे होंगे
वो होंगे 12, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक रेडियस होती है 4r इक्वल्स टू √2a, या मैं बोलूँ कि r इक्वल्स टू √2a/4, और थोड़ा और अगर इसको तुम वो करोगे तो √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और आएगा a/2√2। पैकिंग फ्रैक्शन की इसकी फिर से बात की जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है z इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³, ठीक है। इसमें फिर से अगर मैं फॉर्मूला डाल दूँ, ये वाला a की वैल्यू डाल दूँ 4/3 πa2√2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a³, तो z इंटू 4/3 πa³ डिवाइडेड बाय 2√2 का होल क्यूब, ठीक है। कुछ खास जो भी आएगा, ठीक है। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। z की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4/3 2√2 का होल क्यूब, ठीक है, और इंटू पाई, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। इसका जो आएगा पैकिंग फ्रैक्शन वो आएगा 74%, ठीक है। मैं 7.4 लिख रहा हूँ, 74%, ठीक है। ये अब उसको एक क्यूब को 74, एक क्यूब के वॉल्यूम को 74% कवर करता है, ठीक है, ऑक्यूपाई 74%। और इसकी डेंसिटी जो होगी z/m, z इंटू एम बाई a³ इंटू Na, ठीक है। इसके बाद है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर मतलब वही बात कर रहे थे हम FCC और BCC, वो भी क्लोज्ड पैक थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो प्रिमिटिव थे यानी SCC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक वाले, ठीक है। सिंपल क्यूबिक डिटेल में है ना, ये था सिंपल क्यूबिक वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब है असली चैप्टर, ठीक है। तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, है ना, कि वो कितना अच्छे से पैक्ड है, ठीक है। एंड द मिनिमम द वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड स्पेस, ठीक है, कम से कम स्पेस बचे ना, बिना भरा हुआ, ठीक है, ऑफ द स्पेस मस्ट बी अरेंज्ड एज अ क्लोज्ड एज पॉसिबल टू ईच अदर, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लोज्ड हो, ठीक है। तो तीन तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, या तो हम 1D में करें उसको, ठीक है, लीनियर, ठीक है, एक ही लेयर ऐसे बिछा दें स्फीयर्स की। अब स्फीयर्स की एक ही लेयर बिछाएंगे तो वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। या तो उसको एक्स एक्सिस में बिछाओ या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, किसी में भी डाल लो। 1D जो होता है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट है इसका, एक स्फीयर 2 3 4 5 6 ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम अपने आसपास कितने नंबर ऑफ एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 1D में है ना, ठीक है। अगर मैं इस एटम की बात करूं जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये कितने एटम से घिरा हुआ है, 2 से, एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद 2D की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 2D में कैसा कैसा हो सकता है। देखो स्फीयर्स अरेंज करता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों पे। पहले एक्स एक्सिस पे, अब वाई में भी आ चुका हूँ मैं, है ना, 2 स्फीयर्स वाई में और एक्स में पता नहीं कितने स्फीयर्स लगा दिए मैंने। अभी देखो स्फीयर्स जैसे ही बन रहे हैं, ठीक है, सर्कल सा बना रहा हूँ मैं तो सिर्फ, ठीक है। एक तो अरेंजमेंट ये हो सकता है, सब में नंबर ऑफ स्फीयर्स 1 2 3 4, ठीक है, सबका ए अरेंजमेंट है ना, ठीक है, पूरी तरह से ए अरेंजमेंट, इसको बोला जाता है अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं ए बी अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे और फिर कुछ ऐसे थोड़ा सा खिसका के, है ना। फिर से ए वाले को रिपीट करेगा अपने अरेंजमेंट को, फिर अपना बी रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो दोनों जगह पे
हमें अलग अलग तरह के वो मिलेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। ए अरेंजमेंट जब होगा तब स्क्वायर्स बनेंगे, तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। लेकिन देखो ए बी अरेंजमेंट में कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। एक ये एटम है, दूसरा, तीसरा, ठीक, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, ये लो, है ना। अब सही है। तो अभी देखो कुछ मैंने बोला ऐसा, ऐसा, बीच में ये स्फेयर, बीच में जो स्फेयर है एक खाली रह गया, ठीक है। कुछ हेक्सागोनल टाइप, है ना, बेंजीन रिंग जैसा, है ना। तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो 2D में दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, या तो स्क्वायर बनेगा या बन रहा होगा हेक्सागोनल, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम 3D में, ठीक है। तो देखो 3D में कैसा स्ट्रक्चर आएगा। देखो 3D में पहली चीज़ तो देखो क्यूब बन रहा होगा, है ना, क्योंकि क्यूब जो होता है वो ना ही तो 1D होता है ना ही 2D होता है। क्यूब हाइट में भी होता है, ब्रेथ में भी होता है और लेंथ में भी होता है, ठीक है। अगर ए अरेंजमेंट किया जाए स्फेयर्स का, यानी एटम्स का, ये हुआ 2D, ठीक है। एक इसके पीछे लेयर लगा दी जाए या इसके आगे लेयर लगा दी जाए, यहाँ पे, है ना, इसी के ऊपर ऐसे आगे, बिल्कुल आगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3D, ठीक है। यहाँ पे बन रहा होगा एक क्यूब, कुछ ऐसे, है ना। आगे भी एटम्स है, पीछे भी एटम्स है, लेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में अगर ए बी मतलब ए अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अगर ए बी अरेंजमेंट कर दिया जाए, अरेंजमेंट, तो फिर पहला तो होगा कि ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद कम एटम्स, फिर ज़्यादा एटम्स, ठीक है। और ऐसा ही फिर इसके आगे भी एक लेयर लगी होगी, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तीनों में ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा 3D जो है। तो यहाँ से एक हेक्सागोनल बन रहा होगा, ठीक है। और हेक्सागोनल भी थोड़ा ऐसा बन रहा होगा कि इसके पीछे से, अभी देखो मैंने तो ये स्ट्रक्चर कभी बनाया है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा एक बेंजीन रिंग सा, मतलब ट्राई करता हूँ अच्छे से बनाने की। अभी देखो कैसा बना, बेकार बना है, ठीक है, जैसे बना है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा 3D में होगा और एक हेक्सागोनल बन रहा होगा, ठीक है।
तो यहीं पे वही लिखा है कि अगर ए बी अरेंजमेंट हो तो हेक्सागोनल होगा, ठीक है। इन ए बी अरेंजमेंट व्हेन वी पुट मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन लेयर, देन वी गेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अच्छा ये आगे का है, ठीक है, वर्ड्स वाला, इसको अभी आगे डिस्कस करूँगा मैं अगले लेक्चर में।